टीवी में मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात फाइनेंस कमीशन को लेकर करेंगे, क्योंकि 16वां वित्त आयोग आज शिमला पहुंचा था और इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से बड़ी प्रेजेंटेशन भी वित्त आयोग को दी गई है। कौन कौन से बड़े मसले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त आयोग के समक्ष रखे और इसके अलावा 1500 को लेकर या ओपीएस को लेकर भी किस तरह का रिस्पॉन्स सामने से आया है वित्त आयोग की ओर से, क्योंकि देखिए बिल्कुल फाइनेंस कमीशन की ओर से ही सिफारिशें केंद्र के समक्ष रखी जाती हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी था कि यहाँ के मुद्दों को सही से ब्रीफ किया जाए वित्त आयोग के समक्ष। तो मुख्यमंत्री की ओर से क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं और एक बड़ा आंकड़ा भी इस दौरान सीएम सुक्खू की ओर से दिया गया है, जो कि 87 करोड़ का इन्होंने आंकड़ा दिया कि इतनी देनदारियां भी हिमाचल प्रदेश पर हैं। इसके अलावा फ्री रियायतों को लेकर क्या रिस्पॉन्स आया है और क्या एजेंडाज यहाँ पर और भी सरकार की ओर से और किन वित्तीय परिस्थितियों पर बारीकी से यहाँ चर्चा हुई है इस बैठक में, ये अपडेट बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं। नीट पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, कैसे, ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स परीक्षा में रीअपियर ही नहीं हुए। तकरीबन 52% इनकी संख्या बताई जा रही है जो दोबारा से एग्जाम देने नहीं गए हैं, जिसके बाद शक और ज़्यादा बढ़ गया है। सीबीआई जांच में आने वाले दिनों में क्या बड़ा खुलासा हो सकता है, ये अपडेट हम आपको देंगे। और आज भी क्योंकि सुनवाई थी तो क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, ये अपडेट भी बिल्कुल इस बुलेटिन में ही हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अभी 28 जून तक मौसम खराब बताया गया है। इस बीच बारिश के पूरे आसार बने हैं अधिकांश क्षेत्रों में। हालांकि बारिश को लेकर इंतजार काफ़ी हो भी रहा था, लेकिन देखा जा सकता है अभी प्री मानसून की बौछारें ही हैं। लेकिन इसी बीच बाढ़ जैसी संभावनाएं और परिदृश्य भी यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं। अब लाहौल स्पीति की ही बात कर लेते हैं। यहाँ मधग्राम नाला में बाढ़ जैसी स्थिति आज सुबह के वक्त बन गई थी, क्योंकि पिछले कल शाम से लेकर लगातार बारिश हो रही थी ऊपरी क्षेत्रों में भी, जिस वजह से यहाँ ऐसी स्थिति बन गई। और अब आने वाले दिनों के लिए भी कई जगहों पर ऐसी संभावना बनी है, विशेष तौर से जहां नदी नाले काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है कि अगर जलस्तर बढ़ जाएगा तो बाढ़ जैसी संभावना भी बन सकती है। इसीलिए नदी नालों से दूर रहा जाए, ये अभी से ही यहाँ एडवाइजरी जारी कर दी गई है सरकार और प्रशासन की ओर से, और साथ ही साथ मौसम विज्ञान केंद्र ने भी ये हिदायत दी है। अब देखिए लाहौल स्पीति पर आना चाहेंगे। मधग्राम नाला में जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से सड़क तक पानी जा पहुँचा और कुछ एक वाहन भी सड़कों में ही फंस गए थे। हालांकि फिर अवरुद्ध सड़क को खोल दिया गया है। मौके पर ही विभाग के कर्मचारी यहां पर पहुंच गए थे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत करने के बाद सड़क को किसी प्रकार से खोला और जो वाहन वहां फंस गए थे उन्हें निकालने का काम किया है। नदी नालों से इस दौरान दूर रहना है, क्योंकि एक तो देखिए भारी बारिश को लेकर भी आसार जताए गए हैं और दूसरी बात यह है कि अभी ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। ये जो लाहौल स्पीति में एकाएक बाढ़ आ गई मधग्राम नाला में, ये भी एक बड़ा कारण समझा जा रहा है, क्योंकि अभी उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से तेजी से ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। तो अभी 28 से 30 जून तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। बारिश को लेकर आसार जताए गए हैं। आज राजधानी शिमला में भी दिन के समय काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अब देखिए स्पीति का हमने आपको उदाहरण दे दिया है। यहाँ आज बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, वाहन सड़कों पर ही फंस गए थे और विभाग के कर्मचारियों को वहां पर आना पड़ा, साथ ही साथ मजदूरों को लगाना पड़ा सड़क खोलने के लिए। लेकिन दूसरी ओर कुनिहार नालागढ़ रोड पर भी गंभर पुल के पास बादल फटने का समाचार सामने आया है, और जब वहां बादल फटा तो पुल पर पूरी तरह से मलबा आ गिरा था, जिस वजह से वाहनों की लंबी कतार अभी कुछ समय पहले वहां लग गई थी। विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंच गए हैं, मजदूरों को भी बुला लिया गया है मलबा हटाने के लिए। लेकिन अब इस तरह की तस्वीरें एक दफा फिर हिमाचल प्रदेश में सामने आने लगी है, और अभी तो प्री मॉनसून की बौछारें ही हैं, लेकिन देखा जा सकता है नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जो लाहौल स्पीति में भी मधग्राम नाले में जिस तरह की घटना पेश आई है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, वहां भी जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। यहाँ भी जान माल का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अगर कुनिहार और नालागढ़ रोड की बात करें, एक मकान और ढाबे पर ज़रूर मलबा आ गिरा है, ये थोड़े से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल उतनी ज़्यादा भयंकर तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। और यही दुआ इस बार प्रदेशवासियों की ओर से की भी जा रही है कि उतना नुकसान नहीं होना चाहिए जैसा कि पिछले वर्ष हो गया था। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी
और कितने लोगों के घर ढह गए थे बहुत बुरी तरह से, और प्रभावितों के लिए तरह तरह के प्रावधान तय किए गए हैं अब सुखू सरकार की ओर से। लेकिन कुछ एक ग्रामीण इलाकों से अभी भी शिकायत ये आ रही है कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तो फिलहाल इसे लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसी जगहों पर ना जाए जो कि खतरे से खाली ना हो, नदी नालों से भी दूर रहे। कोई कच्चा मकान हो या फिर कोई पक्का मकान भी ऐसा जिसमें दरारें पड़ गई हो, उसे समय रहते ही छोड़ना ठीक रहेगा, क्योंकि माल का नुकसान हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन जानी नुकसान हो तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए ये एडवाइजरी हम भी पहले ही जारी कर रहे हैं। देखिए, एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। ये रामपुर क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति ने नाबालिग लड़की से पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती की, फिर उसे अपने इन्फ्लुएंस में लिया और मिलने के लिए बुला लिया, और फिर जबरन ही नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। हालांकि एक बार नहीं, 3 से 4 बार जबरदस्ती नाबालिग लड़की से इसने दुष्कर्म किया है। अलग अलग जगहों पर ये व्यक्ति उसे ले जाता था और एक वीडियो इसने बना ली थी, जिसके चलते बार बार लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ पैसे भी मांग रहा था। अब लड़की ने जब तंग आकर अपने परिजनों को ये बात बता दी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी है। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत इस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सबसे पहले शिमला के ठियोग में इस व्यक्ति ने नाबालिग लड़की को बुलाया था और उसी वक्त एक वीडियो बनाकर बार बार इसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से लड़की इसके झांसे में फंस गई थी। 3 बार जबरन दुष्कर्म इसने लड़की के साथ किया, लेकिन अब इसे सजा मिलकर रहेगी। और यहाँ बहुत जरूरी है, विशेष तौर से जो नाबालिग बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से जितना दूर रहे उतना ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी इन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये भी एक ऐसा ही मामला रामपुर का सामने आया था। देखिए, शिक्षक और छात्रा का रिश्ता खराब करने वाली एक जानकारी भी यहाँ सामने आई है, और बार बार इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में आखिरकार क्यों सामने आ रही है। सबसे पहले चौपाल में 11 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आता है, फिर जोगिंद्रनगर में भी ऐसा ही मामला सामने आया, और ये तीसरा मामला है, ये कांगड़ा जिला के ज्वाली का है, जहाँ एक अध्यापक की ओर से स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। पढ़ाने के दौरान ये छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था और फिर उन्हें धमकी भी देता था कि ये बात उन्होंने आगे बताई तो ये पेपर में उन्हें फेल कर देगा। मौखिक तौर पर बाकी अध्यापिकाओं से छात्राओं ने ये बात डिस्कस की थी, लेकिन ये अध्यापक फिर भी नहीं सुधरा तो इन्होंने अपने परिजनों को बता दिया। साथ ही साथ इसकी शिकायत 198 चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी की है। अब अध्यापक को लेकर यहाँ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा और ये होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात ये है, इस बारे में हमने शिक्षा विभाग के निदेशक से भी बात की थी कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और कैसे अंकुश लगाया जाएगा इस तरह के मामलों पर, क्योंकि सभी अध्यापक तो एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन एक की वजह से सभी की छवि देखिए कहीं ना कहीं खराब हो रही है। तो शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने ये कहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी इसके लिए बनाई गई है। छात्र छात्रा तुरंत प्रभाव से इस कमेटी में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत का निपटारा करने के लिए उसी वक्त उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब अध्यापक के ऊपर भी यहाँ बड़ा एक्शन होने वाला है। पेपर में फेल कर देगा, देखिए इस तरह की धमकी अध्यापक की ओर से छात्राओं को दी जा रही थी, और ऐसे मामलों में अक्सर छोटे छोटे बच्चे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है अगर फेल कर देंगे तो वो कैसे फेस करेंगे अपने अभिभावकों को, लेकिन यहाँ अभिभावकों को काफ़ी फ्रेंडली होने की आवश्यकता है छात्रों के साथ, क्योंकि अगर वो अच्छे से फ्रेंडली रहेंगे तो ही इस तरह की बातें वो अपने घर पर भी बता सकेंगे। और यहाँ भी यही हुआ। पहले अध्यापिकाओं को हालांकि छात्राओं ने बात बताई थी, लेकिन कोई असर हुआ नहीं। फिर इन छात्राओं ने अपने परिजनों से ये बात डिस्कस की और अब इस अध्यापक का भंडाफोड़ हो चुका है। जल्द से जल्द इस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। देखिए, बिलासपुर कोर्ट के बाहर गोलीकांड का मामला सामने आया था, कुछ दिन पहले की बात है, और इसमें लगातार बंबर ठाकुर की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे को फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये संभव कैसे है, उनकी बात को कैसे मान लिया जाए जब पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया हो। पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मिल गई है, इसमें पुरंजन ठाकुर और जो शूटर सनी गिल है इनकी आपस में बात हुई है और ये गोलीबारी की घटना को लेकर ही आपस में बात कर रहे हैं। तो इसके बाद अब कई कड़ियां और खुल रही हैं। एक और आरोपी का नाम इसमें बताया जा रहा है। ये गरामोड़ा का मल्ली नाम का व्यक्ति है। फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इसे तलाशा जा रहा है, और पुरंजन ठाकुर भी अभी गिरफ्त से बाहर है पुलिस की। इन्हें भी अभी तलाशने का ही काम हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो व्यक्ति है मल्ली, इसी ने ही शूटर सन्नी गिल और जो पुरंजन ठाकुर है उनकी मुलाकात करवाई थी, और उसके बाद इनकी गोलीकांड को लेकर प्लानिंग हुई, और फिर शूटर सन्नी गिल अपने साथियों के साथ बिलासपुर कोर्ट के बाहर पहुंच गया था।
उन लोगों पर गोलीबारी करने के लिए जिन्होंने कुछ दिन पहले ही बंबर ठाकुर पर भी हमला किया था। तो ये कुछ प्लानिंग इस तरह की हुई है। अभी धीरे धीरे कई कड़ियां खुल रही हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो शूटर सन्नी गिल है, देखिए किस तरह का शूटर हायर किया गया है, जिसकी ओर से भी किया गया हो। ये अपनी मां की हत्या भी पहले कर चुका है, इस तरह का आरोप इस पर लगा है और पंजाब में ये भी मामला इस पर दर्ज हुआ है। ये क्योंकि मूल रूप से पंजाब का ही रहने वाला है। और आनंदपुर साहिब में जो इसके रहने का इंतजाम किया गया था वो भी इस मल्ली नाम के व्यक्ति की ओर से ही किया गया था। अभी मल्ली भी फरार है, पुरंजन ठाकुर भी फरार है, इन्हें फिलहाल तलाशा जा रहा है। इस बीच शूटर सन्नी गिल को पकड़ लिया गया है, जो कि कई तरह के खुलासे कर रहा है पूछताछ में, क्योंकि इसके मुंह से कई चीजें उगलवाई गई है और इसमें इन्होंने इन दोनों व्यक्तियों का नाम दिया है। लेकिन अब पुलिस के हाथ वो रिकॉर्डिंग भी आ गई है जिसमें शूटर सन्नी गिल से बात कर रहे हैं पुरंजन ठाकुर इसी गोलीकांड की घटना को लेकर। तो आखिरकार अब क्या कुछ होता है ये आने वाले दिनों में पता लग पाएगा। लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि जो बंबर ठाकुर हैं उन्होंने इसमें सीबीआई जांच मांग ली है कि या तो इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर हाईकोर्ट के न्यायाधीश से इसमें कार्रवाई करवाई जाए, क्योंकि उनके परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी प्लानिंग खुद ही उन लोगों ने की थी जिन पर गोलियां चलाई गई है। उन्होंने खुद अपने ऊपर गोलियां चलाई ताकि नाम इसमें पुरंजन ठाकुर और बब्बर ठाकुर का आ सके। उनकी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है और आने वाले समय में चुनावों से दरकिनार इन्हें किया जा सके, ये भाजपा की ओर से भी कोशिश हो रही है। पहले भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल पर भी ये क्योंकि यहाँ नाम फंसा चुके हैं कि इस षड्यंत्र में ये भी शामिल है, और डीजीपी पर भी इन्होंने ये आरोप लगाया है कि मिलकर डीजीपी ने और भाजपा नेता ने ये प्लानिंग की है। लेकिन ये कितना सच है आने वाले दिनों में जांच को लेकर ही पता चल सकेगा। और अब तो सीबीआई जांच की ये मांग उठा रहे हैं। तो आखिरकार किस वजह से और क्या यहाँ पर बंबर ठाकुर को लग रहा है कि यदि सीबीआई जांच होती है तो फिर कोई अहम खुलासे क्या इसमें हो पाएंगे, या जो वो आरोप भाजपा नेता पर या डीजीपी पर लगा रहे हैं क्या वो सच साबित हो पाएंगे। इन सभी बातों को लेकर अभी यहाँ कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह की पूछताछ हो रही है और जिस तरह की रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी है, उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग पहले ही हो गई थी और शायद पुरंजन ठाकुर भी इसमें शामिल हो। लेकिन पुष्टि तभी हो पाएगी जब जांच एक बार कंप्लीट हो जाती है। और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर फिलहाल आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सीबीआई जांच को लेकर अब बंबर ठाकुर की मांग सुनी जाती है या नहीं, ये देखना भी आने वाले दिनों में काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से एमए सोशियोलॉजी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये प्रवेश परीक्षा हुई थी और वेबसाइट पर ये प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट तैयार करके अपलोड कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी एक और अपडेट, कंप्यूटर साइंस विभाग की ओर से 4 और 5 जुलाई को सिस्टम प्रोजेक्ट डेवलप प्रोजेक्ट पर एक सेमिनार करवाया जा रहा है और इसकी जानकारी भी वेबसाइट पर डाल दी गई है। देखिए, जैसे कर्मचारियों के लिए ई सैलरी सिस्टम शुरू किया गया है, वैसे ही अब पेंशनर्स के लिए भी ई सॉफ्टवेयर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ये ई पेंशन सॉफ्टवेयर होगा। इसकी जानकारी खुद स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव की ओर से दी गई है। ये पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के एक फंक्शन में गए थे, जहां पेंशनर्स को संबोधित करते हुए इन्होंने ये बात कही कि अब एक सॉफ्टवेयर लाया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले ही पेंशनर्स को जानकारी हो जाएगी उन्हें मिलने वाली पेंशन की, और इसके अलावा जो बाकी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो मोबाइल फ़ोन पर ही मिल जाया करेगी पेंशनर्स को। तो एक अच्छी खबर हम कहना चाहेंगे। तो स्कूल शिक्षा बोर्ड के पेंशनर्स तो काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन दूसरी ओर एचआरटीसी पेंशनर्स काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, और नाराज इतने हैं कि 4 जुलाई के बाद ये बड़ा आंदोलन करेंगे, चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है। दरअसल इनकी कई अदायगियां हैं जिनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, लंबित इनके मामले चल रहे हैं। 2016 का संशोधित वेतनमान का जो फायदा था वो बाकी सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को अन्य विभागों में मिल गया है, यानी कि जो बकाया एरियर था 2016 के संशोधित वेतनमान का वो सभी को दे दिया गया है। लेकिन एचआरटीसी पेंशनर्स अभी भी इंतजार में बने हैं, कब इसकी पहली किस्त जारी की जाएगी, ये सवाल इन्होंने किया है। इसके अलावा 60, 65, 70 और 75 तक जितने भी 65, 70 और 75 वर्ष जिन भी पेंशनर्स की ओर से पूरी कर ली गई है ये उम्र, 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी का लाभ इन्हें दिया जाए, ये भी इन्होंने मांग रखी है। 2 साल से मेडिकल बिलों का भुगतान भी इनका नहीं किया गया है सरकार की ओर से, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा खफा चल रहे हैं। तो एक बात तो ये कि देखिए, जो जिनकी उम्र 65, 70 या 75 वर्ष हो चुकी है, तो 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी के साथ इन्हें पेंशन का लाभ मिलना था, ये भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात ये है कि बकाया एरियर अभी तक इनके अकाउंट में नहीं आया है,
और तो और मेडिकल बिलों को लेकर भी इन्हें कई समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। इस वजह से इन्होंने आंदोलन को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। वार्ता के लिए इन्हें बुलाया जाता है नहीं, ये आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं। हालांकि अभी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा कम हमें ऐसी लग रही है। पहले भी कई दफ़ा इनकी ओर से अल्टीमेटम दिए गए लेकिन हुआ कुछ नहीं। मिड डे मील वर्कर्स भी देखिए बहुत परेशान हैं, और परेशानी वाली बात इसलिए है क्योंकि मार्च के बाद इनका मानदेय ही नहीं आया है। हालांकि वायदा इनसे ये हुआ था, ऐलान क्योंकि इनके लिए भी हुआ है विधानसभा सेशन के दौरान कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, तो बढ़ोतरी के साथ मानदेय मिलना तो दूर की बात है, जो इन्हें पहले मिल भी रही थी राशि वो भी इनके खाते में नहीं आई है। सिर्फ 4000 में इन्हें गुजारा करना पड़ रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है। इसलिए इनका मानदेय बढ़ाया जाए, ये मांग इन्होंने उठाई है और समय से ये राशि इनके अकाउंट में आनी चाहिए। दूसरी मांग इन्होंने ये रखी है कि हर माह की 7 तारीख को बढ़ा हुआ मानदेय इन्हें मिल जाना चाहिए। 10 माह के बजाय 12 महीने के वेतन के ये हकदार हैं और सिर्फ 4000 रुपये इन्हें दिए जा रहे हैं, और वो भी 10 महीने ही इन्हें राशि दी जा रही है, जिस वजह से कई समस्या इनके समक्ष आ रही है। एक बात पर इन्होंने और ज़्यादा ऐतराज़ जताया है कि क्लस्टर सिस्टम में अब खाना बनेगा, तो जिस वजह से कई मिड डे मील वर्कर्स की नौकरियां भी जा सकती हैं। तो जैसे पहले व्यवस्था थी कि हर स्कूल में मिड डे मील का खाना बनाया जाता था, आगे भी व्यवस्था वैसे ही रखी जाए, ये इन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्यमंत्री सुक्खू से मांग उठाई है। हालांकि देखिए हमने कारण पता किया था विभाग से कि आखिरकार किस वजह से इनका शेयर किस वजह से इनका मानदेय नहीं आ पा रहा है, तो इसमें कारण सामने ये आया है कि जो स्टेट शेयर है वो तो विभाग के पास आ चुका है, लेकिन सेंटर से शेयर अभी तक नहीं आया है, इसका इंतज़ार हो रहा है और इसीलिए इनका मानदेय भी रुका हुआ है। पिछले 20 वर्षों से ये सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 4000 रुपये में इन्हें गुजारा करना पड़ रहा है, जिससे ये परेशान है और बढ़ा हुआ मानदेय भी अभी तक नहीं मिल पाया है। फिलहाल अभी समय से इनका वेतन इन्हें दे दिया जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मार्च के बाद से लेकर ये तरस रहे हैं अपने मानदेय के लिए भी। देखिए 10 जुलाई को क्योंकि उपचुनाव होना है और हिमाचल प्रदेश के भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें देहरा है, नालागढ़ है और हमीरपुर है, तो इस वजह से 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश घोषित कर दिया गया है। सरकारी विभाग, निगम, बोर्ड जितने भी यानी कि सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्यालय आते हैं उन सभी में 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, पंजाब के जालंधर में भी क्योंकि उपचुनाव होना है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में जो भी जालंधर से संबंधित लोग रहते हैं उन्हें भी अवकाश दी जाएगी, ताकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल वहां जाकर वो कर सके। इसी प्रकार से उत्तराखंड के पंजीकृत मतदाताओं को भी यहाँ अवकाश घोषित किया गया है, वहां जाकर अपने घर जाकर ये वोटिंग कर सके। और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके ओनर्स को, जो भी उनके हेड है, उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को अवकाश देना होगा, क्योंकि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। अभी हिमाचल प्रदेश में क्योंकि 3 ही विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और यहाँ से संबंधित जो भी लोग हैं उन्हें छुट्टी दी जा रही है। जैसा कि हमने कहा कि सभी विभागों में, बोर्ड में, निगम में, शैक्षणिक संस्थानों में और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 10 जुलाई का अवकाश घोषित कर दिया गया है। खैर यहाँ तो सभी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश घोषित कर ही दिया गया है, फिर चाहे वो किसी भी जिले से संबंधित हो, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को भी ये कंपलसरी किया गया है। ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से संबंधित लोग जो शिमला में या अन्य जगहों पर काम कर रहे होंगे उन्हें अपने घर तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो मत अधिकार का इस्तेमाल करना बेहद आवश्यक है। देखिए 16वां वित्त आयोग आज क्योंकि शिमला पहुंचा था और प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से वित्त आयोग के समक्ष दी गई है, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़ी वित्तीय परिस्थितियों पर चर्चा भी की और बारीकी से जानकारी भी दी। देखिए कौन कौन से मुद्दे इनकी ओर से उठाए गए हैं। पहले तो जानकारी मुख्यमंत्री ने ये दी कि सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन पानी पर लगने वाले सेस को कोर्ट में रोक दिया गया है, जिस वजह से इसमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया है, अभी तक शुरुआत ही नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट में मैटर फंसा हुआ है। जबकि जंगल की वन संपदा को देश के हित में काटा नहीं जा सकता, ये भी उन्होंने जानकारी दी, यानी कि इसमें वो रेवेन्यू जनरेट करने की सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ की लकड़ी को बेचकर वो पैसे कमा सके, ये संभव नहीं है। इसीलिए ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है 16वें वित्त आयोग के समक्ष कि वन संपदा को देश के हित में काटा नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू डिस्फिट ग्रांट को बढ़ाने की अपील भी की है। डिजास्टर के फॉर्मूले को बदलने की ज़रूरत है, ये भी मशवरा मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल सरकार पर पिछले कर समेत देनदारियां 87,000 करोड़ तक की हो गई है, जबकि रेवेन्यू डिस्फिट ग्रांट पहले से कम कर दी गई है। इससे राज्य सरकार आने वाले दिनों में बिना केंद्रीय मदद
के काम नहीं चला पाएगी। तो पूरी वित्तीय स्थिति क्या है हिमाचल प्रदेश की, इस बारे में ब्यौरा मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से 16वें वित्त आयोग के समक्ष रखा गया है। लेकिन जब वित्त आयोग से मीडिया ने ये सवाल पूछा, क्योंकि जब ये बैठक हो गई थी तो 16वें वित्त आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें मीडिया ने सवाल पूछा है ओपीएस को लेकर और फ्री रियायतों को लेकर, जैसे कि 1500 की राशि की हम बात करें कि कैसे केंद्र से ये सहयोग मिलेगा और क्या ये सिफारिशें फाइनेंस कमीशन की ओर से केंद्र के समक्ष रखी जाएंगी। तो बिल्कुल इस पर अच्छा रिस्पॉन्स वित्त आयोग की ओर से सामने आया है कि वो ये सिफारिशें केंद्र के समक्ष रखेंगे। बात चाहे ओपीएस की है, 1500 की है या जो फ्री रियायतें हैं, इन्हें एड्रेस किया जाएगा केंद्र सरकार के समक्ष। इसके लिए एक नया फॉर्मूला भी तय किया जा रहा है वित्त आयोग की ओर से। हालांकि जो पिछला वित्त आयोग था उससे ये 16वां वित्त आयोग प्रभावित नहीं रहने वाला है, ये भी उन्होंने क्लियर किया। ये सभी राज्यों में जाएंगे, हर राज्य की प्रेजेंटेशन देखेंगे, कहां पर क्या कमियां हैं, किस तरह की वित्तीय परिस्थितियां हैं, उसके बाद एक फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। उसी फॉर्मूले के तहत हर राज्य के मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा सेंटर के समक्ष, ताकि फाइनेंशियल बेनिफिट उसी हिसाब से हर राज्य को मिल सके। तो इस पर तो ये एक बात इनकी ओर से कह दी गई थी। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लागू होनी है। वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ही राज्यों के लिए फिर जैसा कि हमने कहा राजस्व का वितरण होना है, इसलिए सरकार की ओर से यहाँ कोई कमी नहीं रखी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू समेत सभी मंत्री पहुंचे हुए थे इस प्रेजेंटेशन के लिए पीटरहॉफ में। वहाँ पर 16वां वित्त आयोग आया था और प्रेजेंटेशन भी वहीं होनी थी। तो यहाँ की जो भी कमियाँ हैं या जिन भी वित्तीय परिस्थितियों से अभी सरकार जूझ रही है, एक एक ब्यौरा वित्त आयोग के समक्ष रखा गया है। और अब आने वाले दिनों में यही देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है कि हिमाचल प्रदेश जो कि कर्ज के तले दब चुका है, अब कैसे सेंटर की ओर से सहयोग मिलता है। फाइनेंस कमीशन का क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, फाइनेंस कमीशन की ओर से जिन मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा सेंटर के समक्ष, उतना ही बजट का प्रावधान सेंटर की ओर से हिमाचल के लिए किया जाएगा। तो हिमाचल सरकार के साथ साथ उन वर्गों को भी राहत मिलेगी जो कि इन मुद्दों से जुड़े हुए हैं। जैसे फ्री रियायतों में 1500 की राशि तो महिलाओं से जुड़ा बहुत बड़ा मैटर है। ओपीएस कर्मचारियों के लिए अब यहाँ पर शुरू कर दी गई है, लेकिन निर्भर करता है कि सेंटर की ओर से कितनी मदद मिलती है। ये बात भी क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले ही क्लियर कर दी है कि जो अभी हालात हिमाचल प्रदेश के चल रहे हैं, केंद्रीय मदद के बिना ज्यादा दिन तक काम नहीं चला पाएगी हिमाचल सरकार। उपचुनाव में देखिए कितने नामांकन रद्द हुए हैं, तो 7 नामांकन रद्द हो गए हैं। ये नामांकन रद्द करने की तिथि थी, क्योंकि आज कांग्रेस और भाजपा के कवरिंग कैंडिडेट के अलावा एक निर्दलीय का नामांकन भी रद्द हुआ है। अब देखिए कितने मैदान में बच गए हैं। नालागढ़ में छंटनी के बाद भाजपा से केएल ठाकुर, कांग्रेस से बाबा हरदीप सिंह और स्वाभिमान पार्टी से किशोरी लाल शर्मा, निर्दलीय हरप्रीत सिंह सैनी, विजय कुमार और गुरनाम सिंह शामिल है। ये 5 से 6 के करीब नाम जो कि अभी भी चुनावी रण में उतरने वाले हैं, यानी कि जो उपचुनाव लड़कर रहेंगे, फाइनल अब इनके नाम हो गए हैं। इसके अलावा जो बाकी कुछ और भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए सामने आए थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। देहरा में कांग्रेस से कमलेश ठाकुर, भाजपा से होशियार सिंह, निर्दलीय संजय शर्मा, अरुण अंकेश सयाल, सुलेखा देवी, ये अभी भी चुनावी मैदान में पूरी तरह से डटे हुए हैं। और हमीरपुर में भाजपा से आशीष शर्मा, कांग्रेस से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, फिर एक नंदलाल शर्मा है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप कुमार, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये अभी तक मैदान में बचे हुए हैं। भाजपा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, जगत प्रकाश नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि इनका अध्यक्ष पद पर अभी कार्यकाल बढ़ाना है नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन मौजूदा समय में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और एक और बड़ा पद इन्हें दिया गया है, नेता सदन इन्हें बना दिया गया है। पहले पीयूष गोयल इस पद पर थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी जगत प्रकाश नड्डा को दे दी गई है। तो ये बड़ी बात कहना चाहेंगे हिमाचल के लिए भी। और दूसरी बात नीट को लेकर करेंगे, क्योंकि आज इस पर सुनवाई हुई और अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इंक्वायरी इस बीच चलती रहेगी और अगली सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से रिपोर्ट पेश की जाएगी नई गिरफ्तारियों को लेकर भी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे शॉकिंग बात यह है कि ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, लेकिन ये ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स रीअपीयर ही नहीं हुए। कम से कम 52% संख्या ऐसी है ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की जो परीक्षा देने ही नहीं आए, जिसके बाद शक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं ये बड़ा रैकेट तो नहीं है। आखिरकार किस वजह से ये परीक्षा देने नहीं आए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स के साथ ये सभी टॉपर्स बन गए थे, अच्छे अच्छे रैंक हासिल कर लिए थे। तो अगर काबिलियत खुद में होती, दूसरी बार भी परीक्षा देने के लिए आते। तो कई तरह के सवाल अब इस पर उठ रहे हैं। हालांकि जांच में ही अब खुलासा होने वाला है कि ये कितना बड़ा रैकेट था, इसका भंडाफोड़ होकर रहेगा।
इंक्वायरी के फैक्ट्स देखने के बाद ही ये पता चलने वाला है कि आखिरकार नीट की परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली हुई है। देखिए, एक महिला 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार की गई है। शिमला के करवेथी गांव में इस महिला को पकड़ा गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। एक और जानकारी हिमाचल पुलिस से जुड़ी हम देना चाहेंगे। दरअसल डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी में पहले जी शिवा कुमार थे, जो कि अब सीआईएसएफ में चले गए हैं 5 साल के लिए, और इनकी जगह कार्यभार अब मिस सौम्या संभालेंगी। आईपीएस और सौम्या जो हैं ये डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सेंट्रल रेंज मंडी का कार्यभार संभालने वाली है। इसे लेकर ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।